कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 3 समानता का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यह समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है। समानता क्या है? हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आयामों को अलग कैसे समझ सकते हैं? इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सकें। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं है। समानता क्यों महत्वपूर्ण है? समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशेषताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य है। साझी मानवता की यह धारणा है कि सार्वभौम मानव अधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी अवधारणाओं के पीछे रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेष अधिकार की असमानता कायम रखती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी और ये लगातार उन संघर्षरत समूह द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या दलित। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता के बजाय असमानता अधिक नजर आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियाँ, विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से भी वहीन स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ साथ भूखमरी देख सकते हैं। कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन पर एक गहरी नजर डालें। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। पहला है, दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। दुनिया के 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा और 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करता है। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए ये खतरा 87,000 में से 1 मामले में है।
जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें से पहली दुनिया और औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। समानता क्या है? इन चित्रों पर एक नज़र डालें। अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में प्रवेश नहीं। कुत्ते, निग्रो, मॉस्किटो कोवासी, पीने का पानी, श्वेत, अश्वेत, विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। ये चित्र मनुष्य के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। यह हमसे अधिकांश को अस्वीकार्य है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बाहर समान और प्रवाह के हकदार हैं। हालांकि लोगों से हमारे सम्मान का व्यवहार करने का मतलब ज़रूर नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता है। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि ज़रूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता है जब तक कि उसका दुरुपयोग न हो। लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी विशेषताएं और विभेद स्वीकार्य किए जाने लायक है और कौन सी नहीं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी को समान सफलता न मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का ये मतलब नहीं कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। अवसरों की समानता। समानता की अवधारणा में ये निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यता में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है इस कारण कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोग से ज़्यादा सफल हो जाए, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले ही पायदान पर पहुंच गया हो या कोई बहुत सफल वकील बन गया है। समाज को असमान नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेष अधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानताएं वह होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। ये आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता है। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप
कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं। मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बढ़ाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो? प्राकृतिक और समाजमूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फ़र्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती है तो वह हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वे जन्मगत हो और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए, औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थी। उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले, नीरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए। ये धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच में फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। प्राकृतिक विशेषता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है, वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही। उदाहरण स्वरूप, चिकित्सा, विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमता के कारण निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस शायद ही चल या बोल सकते हैं, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान दिया है। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उभरने के लिए ज़रूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने में इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम हैं, तो ये अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। ये दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वह चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए।